वैशाली के सहदेव बुजुर्ग में समाचार संकलन के लेल गेल पत्रकार के साथ पुलिस द्वारा बदतमीजी कयल गेल। वैशाली जिला के सहदेव बुजुर्ग ओपी अध्यक्ष और सहदेव बुजुर्ग के एसआई द्वारा पत्रकार के खबर संकलन के दौरान पत्रकार के साथ बदसलूकी कयल गेल। पुलिस वाला सरेआम पत्रकार के धमकी दिलन और कहलन जे पत्रकारिता 2 मिनट में खत्म कर देब। पत्रकार जे की वैशाली जिला के ब्यूरो छथि वो कहलन जो थाना में एक मामला के लोग गेल छला जतो पुलिस कर्मी सब उनका धमकावा लगलन और उनका साथ बदतमीजी केलन। मेरे साथ मारपीट की घटना हुई है और गला दबा के हत्या का जो है प्रयास किया गया है। सहरिया मुखिया पति हरिंदर राय उनके साथ उनके 3-4 सहयोगी और थे। वो गाड़ी में हमको उठा के जनता के बीच से मारते हुए ले गए हैं और अपने घर पे और वहाँ जाके उनके कुछ सहयोगी जिसमें उमेश राय मुखिया का भाई रविंदर राय वो लोग था और रूम में बंद करके लाठी डंडों से जितना इच्छा हुआ है उतना पीटा है वो लोग हमको और जो गर्दन दबा के हत्या का भी हमारा प्रयास किया है। इससे पूर्व में हम जो है नल जल योजना में उन लोगों के घोटाले पर आवाज़ उठा रहे हैं और इससे पूर्व में हमने जो है प्रशासन को लिखित आवेदन कई बार डीजीपी से लेके सीएम तक हर स्थान पे दिया, लेकिन जांच करके उन लोगों के ऊपर जो है और जान माल की सुरक्षा के लिए भी आवेदन दिया, लेकिन जो है प्रशासन की ओर से कहीं से हमको कोई हेल्प नहीं हुआ। अगर हेल्प हमारा होता तो आज हमारे साथ ऐसा घटना नहीं होता। अभी आप यहाँ पे किस लिए आए हैं थाना पर? थाना पर हम FIR कराने के लिए आए हैं उन लोगों के अगेंस्ट आवेदन के लिए। जैसे पूर्व में भी तो आपने दिया था थाना पे, लेकिन थाना पर से हमने तो कोई लगातार आवेदन दिया है, लेकिन थाना के द्वारा अभी तक आज तक उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। थाना की भी मिलीभगत शामिल है इसमें। आप फिर यदि मान लीजिए अभी भी आपने जो आवेदन दिया और आवेदन के आलोक में यदि कोई भी संज्ञान थाना के द्वारा प्रशासन के द्वारा नहीं लिया जाता, फिर अगला स्टेप आपका क्या होगा? अगला स्टेप होगा कि हम DSP साहब और SP साहब को फ़ोन कर रहे हैं और वहाँ से अगर मान लिया सहायता की उम्मीद नहीं होगी तो अंत में आत्मरक्षा के लिए खुद हथियार उठाना पड़ेगा। अब स्थिति ये हो गई है। क्या नाम हुआ आपका? नाम बसंत कुमार यादव, सामाजिक कार्यकर्ता है। जी बिल्कुल। पटना में जल जमाव के लोग पूर्व सांसद पप्पू यादव के जनहित याचिका पर सुनवाई भेल। जल जमाव के लोग पूर्व सांसद पप्पू यादव की याचिका पर पटना उच्च न्यायालय में सुनवाई भेल। पप्पू यादव के अलावा इस संदर्भ में 5 अन्य याचिका पर से हो बहस भेल। जल जमाव के लोग शुरू से ही संवेदनशील रहल पप्पू यादव एहि मामला में खुद बहस केलन। एहि के अलावा 40 अधिवक्ता के फौज से हो बहस में शामिल छल। बहस के बाद पप्पू यादव कहलन जे माननीय उच्च न्यायालय से जल जमाव पर दोषी के पता लगाकर कार्रवाई करे के लेल न्यायालय के देखरेख में जांच कमेटी के गठन के मांग कयल गेल। पप्पू यादव कहलन जे मामला के लऽ कऽ माननीय न्यायालय काफी गंभीर अछि और जल जमाव के बाद फैल रहल डेंगू पर न्यायालय सख्त टिप्पणी केलक अछि। हमारे महोदय हैं मिलॉर्ड काफी गंभीर है। अरे यार नीचे करो भाई। सरकार का जो दलील है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम एंड लॉन्ग टाइम पर जाकर के वो अपनी बात रख रहे थे। जो दलील पटना की जनता ने जिस तरीके से भोगी है वो दलील उनका सही नहीं था, लेकिन जो सभी लॉयर ने जो बात कही है, चाहे पूर्व के न्यायाधीश महोदय शर्मा साहब या मिहिर कुमार झा के समय अन्य लॉयर, पूरे पटना के लॉयर की ये फीलिंग है कि इसके पहले भी माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश महोदय के द्वारा बहुत ही गंभीर निर्णय दिए गए थे जिस पर आज तक एक्सक्यूट नहीं हुआ। अलग अलग तरीके से कई सारे बड़े सीनियर लॉयर ने पटना के सीवरेज से लेकर के कई पदाधिकारी के और कई कंपनी जो कि बाढ़ हो गया था उस कंपनी को किस तरीके से यहाँ पर काम दिया गया, सारे कंपनियों को बिना किसी DPR के काम दिया गया, ये सारी बातें सारा पक्ष रखा गया मिलॉर्ड के पास। मुझे लगता है कि जो मैं समझा हूँ कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश महोदय जो यहाँ के हमारे न्यायाधीश महोदय हैं, ये लगातार अभी इनिशियल गवर्नमेंट से कुछ कहा गया है जिसमें डेंगू एक बड़ा मामला है,
तुरंत पानी का मामला सबसे ज्यादा सीरियस है और इस पर कई लोगों ने कहा कि हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में एक जांच कमेटी बने जो मॉनिटर हमारे माननीय न्यायाधीश महोदय के अंडर में हो। किसी ने कहा कि हमारे वर्तमान पूर्व न्यायाधीश महोदय के कमेटी के तहत इसकी पूरी मुकम्मल जांच हो। तो सारी बात विपक्ष के तरफ से रखी गई है सरकार की निगलेंसी की। सरकार इसमें जिम्मेदार है। पदाधिकारी गवर्नमेंट कस्टडियन होते हैं, न कि पदाधिकारी। 23,000 करोड़ रुपया पटना पे खर्च हुआ, यह सवाल आया है। 6,000 करोड़ रुपया सीवरेज पर खर्च हुआ, यह सवाल आया है। और उसके बाद माननीय न्यायाधीश महोदय ने पूछा कि इस तरीके से नाले पर जो आज आप तोड़ रहे हैं या कुछ भी इस तरह की बात कर रहे हैं, तो पहले बसने आपने कैसे दिया? आप कैसे बिना किसी कानून के नगर निगम जिस तरीके से पटना को चारों तरफ से बांट कर दिया है, बिना सीवरेज के, बिना रोड के, बिना किसी लॉ के, ये आपकी गवर्नमेंट ने किया है, तो काफी गंभीर है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से पटना जो आजादी के बाद पहली बार जिस तरह का सिस्टम का आतंक देखा है, जिस तरह सरकार ने निगलेंसी की है, मजे ले रहे हैं, सरकार हेलीकॉप्टर पर उड़ रहे हैं, लॉयर्स जो डेथ किए हैं उस पर कोर्ट काफी गंभीर थे, अन्य लोगों ने जो डेथ किया है कोर्ट काफी गंभीर थे, और इन्होंने भी एक्सेप्ट किया है कि हाँ ये गंभीरता है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय पर काफी नाराजगी उन्होंने कही है, व्यक्त किया है कि अभी तक। और दूसरी बात कि पानी किसी हथिया नक्षत्र से जो सवाल मंत्री ने किया, ये भी बिल्कुल डिफरेंट तरीके से कहा गया है। और उसके बाद गवर्नमेंट ने निगलेंसी बरती, पानी के बाद 9 दिन 6 दिनों तक पटना की जनता को मरने पर मजबूर किया। आज कोर्ट ने क्या कहा और क्या क्या कि अगली सुनवाई कब होगी, क्या कुछ होगी? क्या मुझे लगता है वो लॉयर साहब आपको बताएंगे, लेकिन मुझसे कोर्ट ने कहा कि आप अगली बहस में आप हिस्सा लें, मैं आपको सुनूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि यह केस में सबसे ज्यादा जो सरकार डायरेक्ट इन्वॉल्व है, क्योंकि एजी की रिपोर्ट है कि हम 2009 से सरकार को बताते रहे हैं कि हर साल 2000 करोड़ रुपया घोटाला किया गया है, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी। ये रिपोर्ट मैंने फाइल किया है। और दूसरी तरफ पटना हाईकोर्ट द्वारा जल जमाव के लेकर पटना नगर निगम और बिहार सरकार से रिपोर्ट मांगल गया है। पटना हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस एस पांडे सरकार और नगर निगम के स्थिति के ब्यौरा देबाक लेल कहले नहीं। के अगला सुनवाई 25 अक्टूबर के है। एहि दौरान कोर्ट राजधानी पटना के विभिन्न इलाका में जल जमाव से उत्पन्न भेल गंदगी के लेकर सख्त निर्देश दिलक। कोर्ट सरकार और नगर निगम के निर्देश दिलक है जे सफाई व्यवस्था युद्ध स्तर पर शुरू करायल जाए, ताकि त्योहार के दौरान कोनो भी तरह के समस्या के सामना लोग के नहीं करऽ पड़े। एहि दौरान कोर्ट डेंगू के रोकथाम के लिए प्रभावी कार्रवाई करे के निर्देश सेहो दिलक। देखिए, ये वाटर लॉगिंग का समस्या 91 से ही, जहाँ तक हमें याद है, मैं 91 में भी यंग एज में था, मैं अपियर हो रहा था 91 में। उस समय जज साहब थे LP सिंह साहब, जो यहाँ एक्टिव चीफ जस्टिस, और उन्होंने महसूस किया, वो राजेंद्र नगर में उस समय रहते थे, आज भी है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि किस तरह से उनको उठा के बाहर पानी से, वर्तमान जो जज हैं जिनका भी ये आदेश है सुनील कुमार वाले केस में कि 24 घंटा से ज़्यादा पानी नहीं रहना चाहिए, उन्होंने भी अपने पिताजी को किसी तरह से बाहर निकाला। वो सारा आप लोगों ने, मीडिया वालों ने उसको बड़े अच्छे ढंग से, अच्छी बात है। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो पटना में 26 तारीख से लेके 30 तारीख तक जो वाटर लॉगिंग था, जिसमें डेंगू फीवर भी आने लगा है, इन सारी बातों को लेके पटना हाई कोर्ट में PIL बहुत सारे हुए। हम लोगों ने PIL को कोर्ट के समक्ष रखते हुए कुछ अपनी आम बातों को कोर्ट के सामने रखा है, जिसमें हम लोगों ने ये कहा है कि कोर्ट लगातार
91 से ही डायरेक्शन दे रहा है। श्याम किशोर शर्मा के केस में लंबा डायरेक्शन आया, सुनील कुमार केस में लंबा डायरेक्शन आया कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को क्या करना है, किस तरह से यहाँ पानी का जल जमाव नहीं हो, कैचपिट साफ होना चाहिए, नाला साफ होना चाहिए, सम्प हाउस साफ होना चाहिए, एलिवेशन होना चाहिए। सारी बात को लेके हम लोगों ने कोर्ट के सामने सारी बातों को रखा। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने पूरी बात को सुनवाई की। एडवोकेट जनरल महोदय बिहार सरकार से अपीयर हो रहे थे। उन्होंने एडवोकेट जनरल ने कोर्ट के समक्ष रखा कि सरकार बहुत इसमें गंभीर है, जो भी लोग इसमें गलत पाए जाएंगे उनको सबको हम दोषारोपण करेंगे और सबको हम दंडित करेंगे। उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, पूरी तरह से हम तैयार हैं। ये एडवोकेट जनरल महोदय, हम लोगों का जहाँ तक कहना था कि हुजूर ये बात शुरू से ही 91 से ही जज साहब ने क्या सुनाया, कुछ कहा, उस पर सुनवाई हुई। बहुत बड़ी चीज, लेकिन बेसिक इसमें क्या है, ठीक है सर, मेरा सबमिशन था कि अगर जो भी दोषी पाए जाएंगे, कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है, कमेटी जांच कर रही है, जो भी दोषी पाए जाएंगे और उन पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। लेकिन ये जल जमाव के लिए केवल यही लोग नहीं हैं, जो नागरिक हैं, जो गार्बेज और पॉलीथीन बिक रहे हैं, जो रेजिडेंशियल एरियाज में कॉमर्शियल एक्टिविटीज कर रहे हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं, अगर इन सरकारी पदाधिकारियों पर कोई कार्रवाई होती है तो उन लोगों पर भी कार्रवाई उसी तरह से सख्त होनी चाहिए जो रेजिडेंशियल एरिया में कॉमर्शियल एक्टिविटीज कर रहे हैं, अस्पताल चला रहे हैं, गार्बेज फेंक रहे हैं, मेडिकल वेस्ट फेंक रहे हैं, हॉस्टल चला रहे हैं। कोर्ट ने कहा है कि हाँ, उन लोगों पर भी वही कार्रवाई होगी। जितना लोग नाले पर इंक्रोचमेंट कर रहे हैं या किए हुए हैं, उन इंक्रोचमेंट वाले पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये डिटेल 3 सप्ताह के बाद फिर एफिडेविट फाइल करें। ब्यौरा भी मांगा गया है क्या, कुछ कितने खर्च किए गए हैं क्या? नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी केवल जवाब हुआ है। 3 सप्ताह के बाद आप याचिका के जवाब हुई। सुनवाई के उपरांत ये मैटर फिर नेक्स्ट फ्राइडे 25 तारीख के लिए एडजर्न हुआ है। इस बीच केवल उस दिन सरकार के तरफ से एक हल्फनामा दाखिल करना है कि अभी कितने एरियाज में अभी भी पानी लगा हुआ है, उन एरियाओं से पानी कब तक के निकल जाएगा। जहाँ नंबर 2, घाट की, चूंकि छठ आ रहा है तो घाट की सफाई के लिए क्या क्या स्टेप लिया गया, और 3rd की ये डेंगू का और प्रकोप बढ़े नहीं, इसके लिए प्रॉपर फॉगिंग, छिड़काव, ये सब का स्टेप्स क्या लिया गया है, और इसको फिर थोड़ा सा और ज़्यादा प्रक्रियात्मक रूप से करने के लिए इसकी एक एफिडेविट दे देनी है। 3 सप्ताह के बाद ये जो मेन रिट याचिकाएं फाइल हुई हैं उनका जवाब देना है कि क्या सरकार जो कमेटी बनाई है उस पर क्या निर्णय आता है, शॉर्ट टर्म क्या मेजर सरकार लेने जा रही है, लॉन्ग टर्म मेजर सरकार क्या लेने जा रही है, कि जिसमें ये जल जमाव फिर फ्यूचर में न हो। राजगीर में एक 13 वर्षीय बच्ची के साथ भेल गैंगरेप घटना के विरोध में पटना में प्रदर्शन कर रहा लोग सब के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। बिहार के राजगीर में 13 वर्षीय बच्ची के साथ भेल गैंगरेप की घटना के विरोध में अखिल भारतीय राष्ट्रीय जनतंत्र पार्टी के द्वारा जेपी गोलम्बर से मुख्यमंत्री आवास के लिए आक्रोश मार्च निकालल गेल छल, जहां डाक बंगला चौराहा पर पुलिस मार्च के रोक देलक। एहि दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारी के बीच झड़प भ गेल, जहां पुलिस बल प्रयोग करैत लाठीचार्ज केलक, जाहि में कई लोग जख्मी भ गेला। सुपौल में बढ़त अपराध के देखत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और राजद द्वारा विरोध प्रदर्शन कयल गेल।
सुपौल में बढ़त अपराध के लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा प्रशासन के पुतला फूकल गेल। देर शाम जोरदार प्रदर्शन कयल गेल। जुलूस के माध्यम से प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी सेहो कयल गेल। ई विरोध प्रदर्शन लगातार भ रहल गैंगरेप और हत्या एहन घटना के विरोध में कयल गेल अछि। निंदा से जागे, नहीं तो सुपौल की जनता आपको जगाना जानती है। हुसैनाबाद में जिस प्रकार से निर्मल महिलाओं के साथ जो मेला देकर वापस जा रही थी, बलात्कारियों ने, अपराधियों ने जिस प्रकार से उनके साथ घृणित काम करने का काम किया है और जिला प्रशासन की जो नकारात्मक शैली रही है, उसके खिलाफ आज हम लोगों ने यह प्रदर्शन किया है। और यह आज शुरुआत है पूरे जिले में। हम इस जन जागरण के अभियान से इस कार्यक्रम को बड़ा आंदोलन बनाएंगे और पूरे जिले में जब तक जिला प्रशासन सभी दोषियों को गिरफ्तार करके स्पीडी ट्रायल करके फांसी के झूले पर नहीं झुलाती, तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा। आज ये सुपौल जिला के अंतर्गत में ये बलात्कार कांड हुई है। इस कांड में किसी भी प्रकार की कोई न्याय की बात हम लोगों के सामने समक्ष नहीं पैदा हुई। अस्पताल प्रशासन हो या जिला प्रशासन हो, किसी भी व्यक्ति पे सही कार्रवाई अभी तक नहीं की है। इस वजह से हम लोग आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं और भी इससे ज़्यादा संख्या में आगे चल के निकालेंगे अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई। हम लोगों की मांग है अपराधी को फांसी मिलनी चाहिए। और दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता सब काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन कयलनि और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कयलनि। सैकड़ों की संख्या में राजद कार्यकर्ता सब काला पट्टी लगा, हाथ में तख्ती लो सदर बाजार के विभिन्न मार्ग पर भ्रमण कयलनि। एहि दौरान नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भेल। बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। पुलिस प्रशासन हाय हाय, प्रशासन हाय हाय, मोदी गद्दी छोड़, मोदी गद्दी छोड़। मेरा मांग है दोषियों को ऊपर सख्त कार्रवाई हो, उसको फांसी मिलनी चाहिए और पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। उसके परिवार को एक सरकारी नौकरी और 30 लाख रुपया पीड़िता परिवार को मिलनी चाहिए और उसके जो दोषी है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और उसको फांसी दिलाने की कृपा करें। 3 बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, इसी बलात्कार के न्यायिक जांच के लिए हम लोगों ने प्रशासन पर पूरी भरोसा रखा, लेकिन प्रशासन खरा नहीं उतरा। उन्होंने अभी तक बलात्कारी को गिरफ्तार नहीं किया। इसी के लिए हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के जिला इकाई के द्वारा आक्रोश मार्च निकाले और अपना मांग पत्र आदरणीय अधिमाननीय जिला पदाधिकारी महोदय को समर्पित किया। और उसमें हम लोगों ने मांग में ये रखा है कि अगर 3 दिनों के अंदर अपराधियों पर, गुंडा पर अगर काबू नहीं पाया जाता है, उसको अरेस्ट नहीं की जाती है, तो फिर हम लोग आगे का कार्यक्रम, धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। सुपौल में एक महिला के अर्धनग्न अवस्था में शव पेड़ से लटकल मिलल। सुपौल में एक महिला के शव अर्धनग्न अवस्था में पेड़ से लटकल मिलल। अनुमान लगाया जा रहा है जे रेप के बाद ही हत्या कयल गेल। 1 महीना के अंदर कई गैंगरेप के घटना जिला में भ चुकल अछि। एहि बीच मरौना थाना इलाका में अर्धनग्न अवस्था में पेड़ से लटकल महिला के लाश मिलते ही सनसनी फैल गेल। बताया जा रहा है कि महिला के निर्ममता पूर्वक हत्या कयल गेल और अर्धनग्न अवस्था में शव के पेड़ से लटका देल गेल। जानकारी मिलते ही सुपौल पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव के कब्जा में लऽ पोस्टमार्टम के लिए भेज दिलक और आगा के जांच में जुट गेल अछि। क्या वजह है, क्या लगता है आपको? हमको सर लगता है किसी ने फोन करके उसको मंगवा करके या घर में मार करके उठा करके ले गया उधर, वहाँ पे गाछ में टांग दिया। साया ब्लाउज में थी, हम लोग गई वहाँ पर तो साया ब्लाउज में वो साड़ी से बंधा गर्दन में लटपटा करके गाछ में वो टांगे हुई थी। तो ऐसे में लगता है आपको कि उसके साथ रेप भी हुआ है, गैंगरेप होकर उसके बाद मार के लटका दिया है, आशंका व्यक्त हो रहा है? वो तो सर पुलिस वाला उसका छानबीन करेगा। तो आप लोग चाहते हैं पुलिस छानबीन करे, जाँच करे? हम लोग तो चाहते हैं सर, इस पर तो पुलिस वाले को हाथ में बात है इसका छानबीन करने का। अच्छा, क्या लग रहा है कि दुश्मनी भी था? हमको तो लगता है किसी से दुश्मनी भी था, इसलिए उसको ले जा करके मारा है वहाँ पे, या यहाँ घर में मार करके उठा करके वहाँ पे टांग दिया। घर से कितना दूर पे था? घर से 1.5 किलोमीटर दक्षिण था। गाछ से खोल के लिए कपड़ा और रहे लाश पर? नहीं, गाछ पर कुछ नहीं, एकदम लंगे।
मतलब ओकरा सादा छै एकटा ब्लाउज छै मतलब ओकरा रेप करके कोई मर्डर करल के की भए सकैए की केलकै से तऽ भैया लाश छै। बड़ाऊ की कहलक अहाँके? बड़ाऊ कहलकै पोस्टमार्टम करवा करके ले आइए। कहाँ का लाश था? खुशियाली कौन थाना क्षेत्र का? मरना थाना। समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव में प्रत्याशी अनामिका पासवान द्वारा विभिन्न पार्टी पर कई तरह के आरोप लगाओल गेल। समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव में प्रत्याशी अनामिका पासवान द्वारा कहल गेल जे अखन तक जे केओ समस्तीपुर में शासन केलन वो मात्र जनता के वोट लऽ कऽ जनता के ठगै के काम केलन। आज तक न तऽ कोनो उद्योग धंधा चालू भऽ सकल, जे चालू छल ओहो बंद भऽ गेल। अशोक पेपर मिल बंद भऽ गेल, जूट मिल बंद भऽ गेल और जे भी कोनो छोट मोट व्यापार और उद्योग छल वो बंद भऽ चुकल अछि। हर जगह महिला पर अत्याचार बलात्कार के घटना भऽ रहल अछि, जेकरा रोके में शासन प्रशासन विफल साबित भऽ रहल अछि। अगर समस्तीपुर के जनता हमरा आशीर्वाद दै छथि तो हम महिला सुरक्षा के लेल विशेष व्यवस्था करब। जी, अगर मुझे समस्तीपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र की जनता अपार समर्थन देती है तो मैं सबसे पहला काम करूंगी कि यहाँ की जो जूट मिलें हैं, अशोक पेपर मिले हैं, शुगर मिले हैं, वो सभी बंद पड़ी हैं, उन सभी को खुलवाने के लिए पार्लियामेंट में हंगामा कर देना। दूसरा, हमारा यहाँ पे अगर मैं जीत के आती हूँ तो यहाँ पे सांसद निधि का जो जितने भी सांसद बने हैं आज तक उन लोगों ने दुरुपयोग किया है और कहीं भी मुझे सांसद के द्वारा बनाया हुआ शिलापट नहीं दिखा कि हाँ उन्होंने किसी रोड को बनवाया है या भवन को बनवाया है या पुल पुलिया बनवाया है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ रोजगार की बहुत कमी है, रोजगार की कोई भी साधन नहीं है। यहाँ के 60 से 70% लोग पलायन करते हैं अन्य राज्यों में कार्य करने के लिए। मेरी उस पर भी पहली दृष्टि होगी। और उसके बाद यहाँ पे जो शैक्षणिक दृष्टिकोण से भी मुझे ये इलाका बहुत पिछड़ा दिखा है। यहाँ पे महिलाओं का बिल्कुल विकास नहीं हुआ है। महिलाएं यहाँ आज ये भी नहीं जान रही है बहन कि यहाँ पे लोकसभा चुनाव है, उनमें जागरूकता की बहुत ही कमी है। इसका मतलब है कि सरकार ने जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इन सभी नारों को दिया है या नीतीश जी ने बढ़ता बिहार चमकता बिहार का नारा दिया है, ये सभी बेकार की बातें हैं। यहाँ कुछ भी नहीं है। आजादी के 70 वर्षों के बाद भी ये पूरा ही इलाका, आज मैं कुशेश्वर स्थान गई थी, वहां पे पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है। मुझे नाव से भी प्रचार करने वहां पे जाना पड़ रहा है और यहाँ पे कोई भी व्यवस्था मुझे सारी व्यवस्थाएं यहाँ की अव्यवस्थित दिख रही है। तो मैं सबसे अगर मैं जीत के आती हूँ तो मैं इतना काम जरूर कर दूंगी कि ये जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की पावन धरती समस्तीपुर का जो मानचित्र है वो भारत के मानचित्र पर हाईलाइटेड करने का काम करूंगी। ये मेरा मकसद है। आज आप देख सकते हैं जिला ही नहीं पूरे प्रदेश पूरे देश में जो है महिला के ऊपर पूरा अत्याचार होते जा रहा है और इस पर जो है कानून बनता है, लेकिन इस पे पूर्ण रूप से चारों रूप से समाधान जो होना चाहिए वो अभी तक नहीं हो पाया। इस पे क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, अभी बलात्कार की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। जब से कानून कड़े हुए हैं तो उसके बाद जो बच्चियों के बलात्कार होते हैं उनकी हत्याएं भी शुरू हो गई हैं। और अगर बलात्कार होता भी है तो कभी सरकार सेटिंग कर लेती है, कभी पुलिस सेटिंग कर लेती है, कभी हॉस्पिटल से डॉक्टर सेटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह की कमियां हैं और ये जो नीतीश सरकार जी हैं वो जितने भी दावे कर रहे हैं वो बिल्कुल फेलुअर है, चाहे वो साफ निश्चय के दावे हों या उनके नल जल योजना हो, शौचालय योजना है, उन्होंने कह दिया कि सभी जगह शौचालय बन गए। आप सर्वे करके देख लो, ना ही आपको यहाँ पे इंदिरा आवास की योजना का कोई मकान दिखता है कई कई गाँव में, ना ही यहाँ पे नल जल योजना दिख रहा है। और बलात्कार की घटनाएं जितने भी दर बढ़ती जा रही है वो हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वो बढ़ता ही जा रहा है। चाहे वो कानून कितने भी कड़े हो जाए, ये पुरुष प्रधान देश है, महिलाओं को भी आगे आने के लिए सशक्त खुद होना पड़ेगा। इसीलिए मैंने यहाँ का चुनाव लड़ा है और अगर मैं जीतती हूँ तो महिला सशक्तिकरण का परचम पूरे भारत ही नहीं पूरे दुनिया में लहरा कर दिखाऊंगी। ये भी मेरा मकसद है। मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाओल गेल। मुजफ्फरपुर शहरी जिला क्षेत्र में जिला प्रशासन शहर में अतिक्रमण हटावे के अभियान कई जगह पर चलौलक। किस जगह आक्रोश के सामना से कर पड़ल और कहीं कहीं जन समर्थन से मिलल। मुजफ्फरपुर शहर के अतिक्रमण मुक्त हटावे जाए के प्रयास काफी तेजी से शुरू कयल गेल अछि। पूरा तैयारी के साथ प्रशासन के लोग सड़क पर उतरल छला और अवैध रूप से अतिक्रमण कयल गेल दुकान सब के हटा देल गेल। ओतहि दौरान मुजफ्फरपुर शहर के डीएसपी सहित क्यूआरटी के टीम पूरा मुस्तैदी के साथ मौजूद छल।
पड़ा पर समय था, 2 पैसा कमाने का समय था, आया एक बैग सब उजाड़ दिया, कोई सूचना कोई कुछ नहीं। आपको किसी प्रकार की सूचना दी गई? कोई सूचना कोई नोटिस कुछ नहीं किया गया। एक बैग आया, अभी हमला कर दिए, सारा दुकान पुकार सब तोड़ दिया। कहीं आके भी तोड़ दिया, इतना नुकसान कर दिया। देखिए इसको भाड़ा भरेगा सरकार, भरेगा इतना। पहले से कोई सूचना दिया गया था? हाँ सूचना दिया गया था, तो हम लोग हटा दिए, साइड कर दिए, चप्पल घूस के तोड़ दिया है। ये तो जबरदस्ती के काम है उसको। करीब कितना का नुकसान हुआ? बहुत हो गया, देखिए ना आपका सामने में ही सब, देखिए ना सर कितना तोड़ दिया है, कितना हमको उम्र देखिए तनी कितना तोड़ दिया है कि नहीं। देखिए, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार से ये अतिक्रमण अभियान चल रहा है। आज पहले दिन हम लोग हिंदी चट्टी मोड़ से लेकर के सरैयागंज टावर तक जाएंगे और इस रास्ते में जितने भी अतिक्रमण दोनों साइड से उसको हम लोग हटा रहे हैं। पूर्व में भी इसके लिए अखबार के माध्यम से लाउड स्पीकर से हम लोगों ने सभी लोगों को आगाह किया था कि आज अगर वो स्वयं नहीं हटाएंगे तो हम लोग बल और इसमें होने वाले खर्चे को। कब तक सर ये अभियान चलती रहेगी? ये अभियान अब लगातार चलेगी, लेकिन अभी प्रथम चरण में आज हम लोग हिंदी चट्टी मोड़ से सरैयागंज टावर, तीसरे दिन कल सरैयागंज टावर से हम लोग जाएंगे कल्याणी तक और फिर तीसरे दिन कल्याणी से पुनः हम लोग जहाँ से शुरू किए थे अभियान वहाँ पर एक पूरा सर्कल है जिसमें स्टेशन रोड भी कवर कर रहे हैं। भीड़ भाड़ वाला इलाका हमारा सरैयागंज टावर और कल्याणी और ऊँची झील है। मुख्य रूप से हम लोग इसको न केवल हटाएंगे बल्कि रिटेन भी करेंगे। सर फिर लोग लगा लेंगे उसके बाद? के लिए कमेटी बनाई गई है रिटेंशन के लिए, जिसमें न केवल हम लोग वार्ड पार्षद को रखे हैं बल्कि परिवहन विभाग के, नगर निगम के, पुलिस विभाग के, सामान्य प्रशासन से इन सबों को एक समय की कमेटी बनाई गई है। आगे रिटेंशन का काम। पटना में जल जमाव के लोका जगनपुरा में लोग सब सड़क पर आगजनी कैलन। जल जमाव के लोका बाईपास स्थित जगनपुरा में लोग सब सड़क पर आगजनी कैलन और विरोध जतौलन। लोग सब के मानी तो बीतल दिन भेल बारिश और जल जमाव झेल रहा जगनपुरा वासी सब काफी नाराज छथि। जल जमाव के स्थिति ये अखनो तक उनका सबके घर से निकले में काफी परेशानी भ रहा है। ऊपर से महामारी के डर एकरा देखैत लोग सब जल्द से जल्द जल निकासी के मांग कर रहा छथि, लेकिन प्रशासन पूरा तरीका से जल निकासी करवावे में असफल साबित भ रहा है, जाहिसे लोग सबके गुस्सा फूट पड़ल है। बिहार प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिहार प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। क्या कुछ मांगे? हम लोगों का मांग ये है कि यहाँ पे पानी का जल जमाव है। जब से बरसात हुआ तब से हम लोग बहुत परेशान है। पानी सड़ चुका है, इसमें सांप भी निकल रहा है, सड़ चुका है, गंद मचा हुआ है। हर घर में 1-2 बीमार पड़ा हुआ है, हर घर में 2-4 बच्चा बीमार है। स्कूल बच्चा जाना मुश्किल हो गया। बहुत ज्यादा पानी है, पानी का निकास का कोई समाधान नहीं है। पटना में जल पुरुष राजेंद्र सिंह बच्चा सब के जल के बारे में विस्तार से जानकारी दिलन। तालाब और अन्य पारंपरिक जल स्रोत के संरक्षित रखना बेहद जरूरी है। एके लेल हमरा सबके पारंपरिक जल स्रोत के बारे में गंभीरता से विचार करे की आवश्यकता है, क्या तो ऐसा ही भूजल के संवर्धन संभव है। लेकिन पारंपरिक जल स्रोत के पुनर्जीवन के योजना बनावे के समय एहि बात के ख्याल रखा पड़त जे ओहि में आम जन के भागीदारी सुनिश्चित हुए। ये बात जल पुरुष राजेंद्र सिंह द्वारा शिखर कैरियर इंस्टीट्यूट के प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में कहल गेल। दोबारा से ग्लोबल टीचर बनाना चाहते हैं, हम दोबारा से अपने देश को वैसा बनाना चाहते हैं जैसा इतनी बीमारी आज बढ़ गई है। 66% बीमारियां हमारे पानी की खराबी के कारण है। उसी तरह से धरती के बुखार की दवाई हरियाली है। हरियाली एटमॉस्फेयर में से कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन करती है, शोषण करती है। हमारे लिए बाढ़ और अकाल दोनों साथ साथ लेकर आया है। अब अक्टूबर 2019 में 365 जिलों में ड्राउट पानी की स्कैरसिटी है और 190 जिलों में बाढ़ है। भारत की भूमि आधे से ज़्यादा स्कैरसिटी पानी की कमी झेल रही है और आधे से थोड़ा कम बाढ़ झेल रही है। तो जब जिस देश में बाढ़ और सुखाड़ दोनों साथ साथ आते हैं उस देश का ये सबसे बड़ा संकट होता है। ये जो पानी है इसकी कमी भी आपदा होती है और इसकी अधिकता भी आपदा होती है। तो हमारे लिए ड्राउट और फ्लड दोनों डिजास्टर हैं। इन दोनों को रोकने के लिए बिहार को और बिहार की सरकार को
अच्छे से काम शुरू करना होगा। मुझे ये जान के खुशी हुई है कि बिहार सरकार ने अभी जल और हरियाली बढ़ाने के लिए कुछ काम शुरू किया है। यदि आपकी धरती पर हरियाली बढ़ेगी और जल के संरक्षण का काम होगा तो हो सकता है कि बिहार को बाढ़ और सुखाड़ मुक्त किया जाए। बिहार की जो पहाड़ियाँ हैं वो ऐसे हैं, ऐसे, और वो सारा पानी एक्यूमुलेट होकर नीचे बाढ़ ले आता है, और जब ऊपर से मिट्टी आती है तो वो मिट्टी नीचे नदी में जमती है और नदी का तल ऊपर उठ जाता है, तो नदी में पानी नहीं बहता, मिट्टी जम जाती है। तो जो पानी नदी में बहना चाहिए वो शहरों में और गाँव में बहने लगता है। इसलिए यदि हम बाढ़ और सुखाड़ मुक्त बिहार बनाना चाहते हैं तो बिहार के फ्लो को स्लो करना होगा। यदि हम बिहार के फ्लो को स्लो करेंगे तो मिट्टी कट के नहीं आएगी और नदियों का तल ऊपर नहीं उठेगा। समस्तीपुर में लोकसभा उपचुनाव के लेकर सांसद चिराग पासवान और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी एक रोड शो कैलन जाहि में हजारों के संख्या में कार्यकर्ता सब जुटल छला। ई रोड शो ताजपुर से समस्तीपुर बाजार तक आयोजित रहा। पासवान जिंदाबाद। जिंदाबाद। हर नेता एक दूसरे के लिए प्रचार कर रहा है। बीजेपी के नेता जेडीयू के लिए, जेडीयू के नेता बीजेपी लोजपा के लिए, लोजपा का नेता बाकी लोगों के लिए। ये एकजुट गठबंधन है और जहाँ ऐसा महागठबंधन है, एक दूसरे को हराने में लगे हैं, एक दूसरे के पक्ष में वोट नहीं मांग रहे। गठबंधन एकजुट है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच फ्रीडम कप टेस्ट सीरीज के आखिरी मैच रांची के JSCA स्टेडियम में 19 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। ऐसा पहले भारतीय टीम JSCA ग्राउंड पर जमकर पसीना बहौलक। ओते स्टेडियम में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में मीडिया से रूबरू होते भारतीय टीम के विकेट कीपर रिद्धिमान साहा कहलन जे JSCA के विकेट बढ़िया बैटिंग विकेट है। संगे वो कहलन जे नेट प्रैक्टिस के दौरान प्रैक्टिस विकेट पर कुछ असामान्य उछाल से वो देखल गए। कुल मिलाकर विकेट बहुत ही बढ़िया है। बाद में विकेट पर कुछ टर्न से वो देखे के लिए मिलत। ओते गुना मैच के बाद गेंदबाज उमेश यादव द्वारा कहल जाए पर कि 2 विकेट रिद्धिमान के विकेट चल पर प्रतिक्रिया दे तो कहलन जे हमर कोशिश ही रहे जे हमरा प्रयास से टीम के मजबूती मिला और ऐसा तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मिलला से बहुत हौसला बढ़े। ओते BCCI के नव अध्यक्ष सौरभ गांगुली द्वारा दिल गेल सलाह पर कहलन जे विकेट कीपर के जॉब थैंकलेस जॉब होते। प्ले 100 टेस्ट मैच उनको विकेट के सामने भी अच्छा खेलना पड़ेगा, बैटिंग में भी इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज योर फ्रॉम बेंगल साउंड हैज बिकम द BCCI प्रेसिडेंट, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? नंबर 1। नंबर 2, सौरभ का जो सजेशन है आपके लिए कि बैटिंग में भी इफ यू वांट टू प्ले 100 टेस्ट, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली इसमें जो खेलते हैं हर कोई कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एज ए कीपर के बाद अगर टीम के लिए कोई पार्टनरशिप अच्छा होता है या 50 या 100 अगर टाइम मिले तो सब कुछ मिला के टीम के लिए कंट्रीब्यूट पहले करने की कोशिश करते हैं। तो हर कोई वैसे ही कोशिश करते हैं, कुछ दिन होता है कुछ दिन नहीं होता है। और ये बोलना चाहूँ कि और गावी को लेके गावी अभी पद पे आया है, उसमें होपफुली क्रिकेट के भी और भी प्लेयर्स और जो सर्कमस्टेंसेस है उससे प्लेयर्स का फायदा होगा। उमेश यादव ने काफ़ी तारीफ की कि 2 विकेट आपने लिया, किस रूप में देखते हैं? एक्चुअली हर कोई टीम के लिए कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं। जैसे
उमेश ने पहले इनिंग में बहुत ही अच्छा बॉलिंग डाला है और अच्छा चांस क्रिएट किए थे, तो सेकेंड इनिंग में वैसे किया। जो चांस क्रिएट हुआ था लेग साइड के बाहर, तो मैं उसमें लकीली पहुंचा और मेरी टीम के लिए बहुत फ़ायदा हुआ। तो मैं वैसे ही सोचता हूँ। और हाँ, उमेश ने बोला कि मेरा 2 विकेट है, तो वैसे अच्छे तो लगता ही है कि पर्सनली थोड़ा अच्छा जो टीम गया है वो लास्ट मैच टीम के लिए फ़ायदा हुआ। मेंटोर वैसे मेंटोर टाइप नहीं है, हम लोग डिस्कस करते जैसे नॉर्मली कीपर्स लोग जैसे थिंकिंग होता है या कोई कोच श्रीधर साथ हम तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि कौन सा विकेट पर कैसे कीपिंग करना है और मैंने कैसे किया, वो बाहर से ऑब्जर्व किया, वो जो चीज़ में कर रहा था मैंने ऑब्जर्व किया। उस चीज़ में हम लोग प्रैक्टिस सेशन में काम करते हैं और हम लोगों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है बहुत ही अच्छा है। मतलब जब मेरा कुछ गलती होता है तो वो बताता है, अगर कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं मैं बताता हूँ, तो वैसे अच्छा है। तो जैसे दादी ने इतना दिन मतलब रिप्रेजेंट किया है कंट्री और डोमिनेट किया है एज ए कैप्टन और एज ए प्लेयर। दादी को स्पोर्ट्स फील्ड में या जैसे नॉर्मली प्लेयर्स के बीच में क्या चलता है, क्या डिमांड होता है, तो वो सब चीज़ पता है दादी को। तो उस चीज़ में दादी में भी और भी थोड़ा मतलब प्लस पॉइंट ला सकते हैं और टीम को या इंडिविजुअल या जैसे मान लो कि टीम गोल रहता है या ट्रैवल कुछ भी होता है या ऐसे टीम जैसे हम लोग जाते सब मिला के कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट और भी पॉसिबल कर ही सकते हैं। दादी को तो पता है, तो वो चीज़ जैसे मान लो कि कुछ चीज़ अगर मान लो अभी हो ही नहीं रहा है वो दादी कर सकते हैं। साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के कैप्टन डुप्लेसिस मैच से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस केलन और वो कहलन जे हमरा पूरा विश्वास है जे आई टेस्ट मैच में हम सब जीत हासिल कर सकब। वो कहलन जे भारतीय टीम काफी मजबूत टीम है और हम सब हर संभव प्रयास करब जे आई मैच में हमरा सबके जीत मिले। ओते कहलन जे रांची के वेदर और पिच दोनों ज्यादा स्कोर के लिए माकूल है, हम सब बैटिंग ऑर्डर में फेरबदल कर सके छी। डुप्लेसिस कहलन जे महेंद्र सिंह धोनी के होम टाउन में हम सब माही के मिस कर रहल छी। It is tough. It is tough when you're losing. I mean, it's for us. We're very competitive people. So it does take a dent out of your confidence. But international sport is supposed to be hard. And the guys who've stayed at the top for a long time will tell you that it comes with ups and it comes with downs, personally and from a team point of view. So it's important for us to understand that we have to fight our way out of this last 2 losses. We can't expect things just to happen. It won't happen because India is a very powerful team at the moment. As I said, their record at home is amazing. So is ours. I mean, our record at home is just as good. So for us, it's just about trying to keep doing the things well, keep practicing hard, keep doing the processes as well as you can, and then hopefully it's just a matter of time and you start winning again. But as I said, we came here last time with a very strong team as well, you know, a very experienced international team that did very well overseas, the best record abroad, and we still find it challenging. You know, there's an obvious reason there that people that comes to India find it tough to beat Indian home. So it's not all doom and gloom for me in that aspect. It's about trying to improve as players. There's a lot of young guys in the team, and they need to make sure that whatever they get off this experience, when they come back in 3 or 4 years' time, they're better and stronger for it. झारखंड में बीजेपी 3 करोड़ 19 लाख लोग से अपन घोषणा पत्र से पहले सुझाव ले। रांची में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विष्णु दयाल राम मीडिया के संबोधित कहलन जे 2019 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी पूरा तरीका से तैयार है। आगामी विधानसभा चुनाव के रूपरेखा तैयार है। 3 करोड़ 19 लाख लोग से सुझाव लेल जात, ओहि के हिसाब से संकल्प पत्र तैयार किया जात। एक मिस्ड कॉल नंबर जारी किया गेल जाहि पर लोग सुझाव द सके छथि, जेकरा रिकॉर्ड किया जात। कमल दूत के माध्यम से जनता के जागरूक करे के प्रयास सेहो किया जात। 2019 विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा नया झारखंड अभियान की शुरुआत की जा रही है। मंडल स्तर पर चलने वाला इस अभियान का प्रारंभ पार्टी इस विश्वास के साथ कर रही है कि यह झारखंड राज्य
के भविष्य की रूपरेखा तैयार करने वाला अब तक का सबसे बड़ा सरकारी प्रयास सिद्ध हो। यह अभियान अगले 5 वर्ष के एजेंडा को तैयार करने और लोगों की आशाओं, उम्मीदों और सुझावों को एकत्रित करने का प्रयास हो। यह प्रत्येक झारखंड वासी के भविष्य के लिए झारखंड के निर्माण में शामिल करने का एक अभियान है। इस अभियान के माध्यम से पार्टी का प्रयास रहेगा कि 3 करोड़ 19 लाख झारखंड की जनता का सुझाव विभिन्न माध्यमों से प्राप्त किया जाए, उन सुझावों को संग्रहित किया जाए और उन सुझावों के आधार पर संकल्प पत्र तैयार किया। जनता के सुझावों का वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए अनेक माध्यमों से जनता के बीच पहुंचने का प्रयास किया जाएगा, ताकि प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति को अपने सुझाव साझा करने का अवसर मिल सके। निर्वाचन अधिकारी द्वारा राजनीतिक दल के प्रतिनिधि सब के साथ एक बैठक रेडसन ब्लू में आयोजित भेल, जाहिमे 100 राजनीतिक पार्टी अपन अपन समस्या के लेकर निर्वाचन अधिकारी के पास रखलन। झारखंड भाजपा महामंत्री दीपक प्रकाश कहलन जे झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव कम से कम 5 चरण में हेबाक चाही। संगे संग संवेदनशील इलाका में रोशनी के व्यवस्था कयल जाए ताकि वोटर के कोनो भी प्रकार के दिक्कत नहीं हुए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य कहलन जे झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के लेकर हम सब पूरा तरीका से तैयार छी, बस सत्ता पक्ष सत्ता के दुरुपयोग नहीं करे। वो अपनी बात जो है वो अपना प्रचार प्रसार सम्यक रूप से वहाँ कर। मेरा नाम संजय कुमार पांडे और हम ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश से हो चुकी है। अब चूँकि चुनाव सर पे है और ये संभव भी हमको नहीं लगता है कि चुनाव आयोग, क्योंकि पहले से भी हम लोगों को खारिज करते ही रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी छठे देश की सभी पार्टियों ने इसकी मांग की, तो उस पर बड़ी बहस होगी। 81 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, जिसकी तैयारी हम लोग की चल रही है और कमोबेशी सभी क्षेत्र का दौरा हमने किया है। और इस दरमियान लोगों का जो मांग है ईवीएम के प्रति घोर जो है अविश्वास है। जनताओं का कहना है कि ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। मैं यह बात आयोग के सामने में रखा। मैं यह भी कहा कि झारखंड का जो स्थिति है, यहाँ के अधिकतर लोग जो है, इन लोग का समझदारी बोलिए या जिस तरह का यहाँ विकास हुआ है बहुत ही लो मतलब स्थिति में है। साक्षरता का प्रतिशत भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए जो है ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराया। क्या प्रभावित करने के लिए दरी और कुर्सी का जो आवंटन किया जा रहा है उस पर रोक लगाने की मांग हम लोगों ने किया है। ईवीएम के जगह पे बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग हम लोगों ने किया है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा सरकारी पैसे को दुरुपयोग कर वह सरकारी कार्यक्रम के तहत चुनाव को प्रभावित करने के जो प्रयास कर रहे हैं उस पर भी रोक लगाने की हम लोगों ने मांग किया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी महेंद्र पाठक सहायक राज्य प्रशासन हो, प्रशासन में जो कूटनीतियाँ जो अपना वर्चस्व सरकार का सत्ता पक्ष वाले करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। निष्पक्ष जांच होना चाहिए। और मैं इसी के साथ राष्ट्रीय जनता दल झारखंड प्रदेश सचिव हूँ। सरकारी चरण में चुनाव हो, ये सब कुछ बातें हुई आप दोबारा होगी बात, लेकिन अभी जो जिस पर हम लोग फोकस करना था हम लोग किए और आने वाला समय बैलेट से भी मांग किया क्या आप लोग? क्या भैया? बैलेट से या ईवीएम से? बैलेट से भी मांग की हम लोग। बैलेट को हम लोग मांग किए और हम बोले भी सर इस पर बात बोले। इन्होंने बताया कि हम सभी पार्टियों से राय विचार ले रहे हैं। निवास करता है वहाँ से जो मापदंड है चुनाव आयोग का कि 2 किलोमीटर के अंदर मतदान केंद्र होना चाहिए। कई स्थानों पर उन 2 किलोमीटर से ज़्यादा स्थानों दूर पर मतदान केंद्र है, तो हम लोगों ने कहा कि उस मापदंड को भी पूरा किया जाना चाहिए कि मतदाता के घर से 2 किलोमीटर के अंदर ही मतदान केंद्र होना चाहिए। उसी तरह से हम सब लोगों ने एक ऐसे सुझाव दिए हैं कि जाड़े का समय है, जाड़े के समय में कई स्थानों पर
रात्रि का प्रवेश होगा, शाम संध्या का समय रहेगा, तो वहाँ पर बिजली का भी व्यवस्था पूर्ण मात्रा में होनी चाहिए इस क्षेत्र में अंदर भी और बाहर। उसी प्रकार से हम लोगों ने कई सुझावों को देने का काम किया है और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हम लोगों ने लिखित 13-14 विषयों पर उनसे गंभीरता से बात किया है। ईवीएम मशीन के संदर्भ में भी हम लोगों ने बताया है कि ईवीएम मशीन के द्वारा लोकतंत्र में बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन आप सब जानते हैं कुछ तकनीकी कारणों से कुछ ईवीएम मशीन प्रारंभिक चुनाव के मतदान के दिन खराब हो जाता है, तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था हो और तुरंत मतदाता को कोई परेशानी न हो। इन सारी विषयों को हम लोगों ने गंभीरता से रखने का काम किया और मुझे विश्वास है कि पार्टी के सुझाव जो लोकतंत्र के हित में है, निष्पक्ष चुनाव के हित में है, निर्भीक चुनाव के हित में है, इस विषय पर हम सब लोगों ने इनके सामने अपनी बातें रखी हैं। मुझे विश्वास है कि चुनाव आयोग इन चीज़ों पर गंभीरता से विचार करते हुए निर्णय लेंगे। कितने फेज में चुनाव करने हैं, क्या इस पर भी आप लोगों ने कोई राय दी है? निश्चित तौर पे भौगोलिक क्षेत्र है। पिछले बार भी जो 5 चरणों में चुनाव हुआ था, तो 5 चुनाव में यहाँ पर आप सबको जानते हैं कि भौगोलिक स्थिति अच्छी है, अलग अलग स्थानों की अलग अलग दृष्टि है, तो इसलिए 5 चरण में हम लोगों ने कहा है कि चुनाव होना चाहिए। झारखंड में छठ पर्व के लऽ कऽ अखने से तैयारी शुरू भ चुकल अछि। राजधानी रांची सहित राज्य भर में छठ पर्व के लऽ कऽ अखने से तैयारी शुरू भ गेल अछि, जाहि के लऽ कऽ विभिन्न जलाशय के साफ सफाई और छठ व्रती के लेल जलाशय के व्यवस्था सुदृढ़ करबा पर ध्यान देल जा रहल अछि। एहि के लऽ कऽ रांची के महापौर आशा लकड़ा विभिन्न जलाशय के स्थिति और साफ सफाई के निरीक्षण केलनि, जाहिमे रांची के हटनिया तालाब, लाइन तालाब और बड़ा तालाब शामिल अछि। इस दौरान महापौर आशा लकड़ा खुद बड़ा तालाब में फैलल जलकुंभी के निकालैत देखल गेला। मौका पर वो छठ महापर्व से पूर्व रांची के तमाम जलाशय के साफ सफाई और तैयारी के जानकारी दिलन। बात है, अभी छठ महापर्व आ रही है, सूर्यदेव को अर्घ देते हैं, शुद्धता का बहुत महत्व होता है और इस दृष्टिकोण से रांची नगर निगम हर साल की भांति इस बार भी पूरे सभी तालाब का सफाई कर रहे हैं। पहले हम लोग ने सौंदर्यीकरण किया, अब उनका सफाई के लिए और हटनिया तालाब से चल रहे हैं जेल तालाब, लाइन टैंक तालाब, बड़ा तालाब। और यहाँ बड़ा तालाब में आने से और एक मशक्क़त करना पड़ा कि जितना यहाँ जलकुंभी है उसको हम लोग ने भी खींचने का प्रयास किया और बाहर निकाल रहे हैं। सही में वजन बहुत है और जितनी गाड़ियाँ दुर्गा पूजा से आज तक हम लोग लगाए होंगे, हमको लगता है 200-300 गाड़ी अभी तक निकल गए हैं और छठ पूजा आते आते सारा जलकुंभी हम यहाँ से निकाल लेंगे। और एक कहे कि जनता के साथ हम जो भी विसर्जन का सामान है, जहाँ हमारा विसर्जन कुंड होंगे आप वहीं डालेंगे, तो छठ तक हमारे लिए बहुत आसान होगा, छठ व्रतियों के लिए आसान होगा, सबके लिए अच्छा रहेगा, पानी शुद्ध होंगे। कई वर्षों से हम लोग जब से आए हैं, सभी प्रतिनिधि मिलकर रांची के सभी तालाबों को साफ करने का काम करते हैं। हमारी पूरी लेबर, पूरे जितने संसाधन है सब छठ की सफाई में लगते हैं। अब सब पर्व त्यौहार दुर्गा पूजा से जो शुरू होता है वो छठ के 3 दिन पहले तक विसर्जन का काम होता है। जनता से यही आग्रह है कि हम अस्थायी कुंड बनवाते हैं, उनसे यही आग्रह है कि जो भी विसर्जन करें वो आम पूरे तालाब में ना करें बल्कि चिन्हित स्थान पे करें, जिससे कि हमारे जो मजदूर भाई लोग बहन लोग हैं उनको कम परेशानी हो, चूँकि संसाधन बहुत नहीं है और अगर आम जनता का सहयोग नहीं रहेगा तो फिर हम स्वच्छ वातावरण लोगों को नहीं दे पाएंगे। ऐसे भी छठ एक ऐसा पर्व है जो बड़ा ही शुद्ध पर्व माना जाता है और इसमें हजारों स्वयंसेवी संस्था भी लगते हैं और संस्थाओं के माध्यम से नगर निगम के सहयोग से और हमारे जितने लोग यहाँ सामाजिक लोग हैं उनके सहयोग से हम इतना बड़ा पर्व इतने बड़े पैमाने पे करते हैं। तो मेरा यही अपील है आम लोगों से कि आप भी सहयोग करें। तालाब को बचाने की जिम्मेवारी जितनी सरकार और निगम की है उतने लोगों की भी है और लोग अगर अपना समझेंगे तो हम समझते हैं कि सफाई हमें आधा करने की आवश्यकता होगी और अपने आप सभी तालाब स्वच्छ रखेंगे। हम लोगों ने तो एक नई पहल की है इस वर्ष। हम लोग दुर्गा पूजा से ही सभी तालाबों में एक सुपरवाइज़र की नियुक्ति कर दी है जो वर्ष भर एक तालाब को देखेगा, उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी रहेगी, जिससे कि पूरा साल ये नहीं दिखे कि ये खराब वो खराब, जब गंदा हो तुरंत साफ हो। हमारी ये योजना है और हम उम्मीद करते हैं कि जनता के सहयोग से हम रांची के सभी जलाशयों को अच्छी स्थिति में लाएंगे। झारखंड में साधु संत और ब्राह्मण समाज के आब एहि बात के भरोसा भेल जा रहल अछि जे अयोध्या में रामलला विराजमान के जगह पर भव्य राम मंदिर के निर्माण आब संभव भ सकत।
झारखंड के साधु संत और ब्राह्मण समाज के आप भरोसा हो गए अयोध्या में ही रामलला के मंदिर बनत। अपन ये भरोसा के लोग राजधानी रांची में राम मंदिर में पूजा अर्चना के दौर शुरू हो चुका है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रभु श्री राम की आराधना साधु संत सब शुरू कर दिले। अयोध्या मसला पर सुनवाई पूरा हो चुका है। अब न्यायालय के ऐतिहासिक फैसला के इंतजार हो रहा है। साधु संत के साथ ब्राह्मण मंडली के सदस्य आय पूजा अर्चना में विशेष रूप से शामिल भेला। ब्राह्मण सब दावा के सनातन धर्म सदैव से विश्व गुरु रहा और बाबर एहन कई मुस्लिम शासक हिंदू मंदिर के नष्ट करे के काम केने छल। अयोध्या में विवादित स्थल पर श्री राम मंदिर छल। अई देश के सर्वोच्च अदालत संवेदनशीलता के साथ देखे तय फैसला हिंदू समाज के पक्ष में ही देत। आचार्य जी को भी प्रणाम। क्या बात है ब्रजेश बाबू। स्वामी दिव्यानंद जी बताइए कि क्या उम्मीदें हैं। अब पूजा अर्चना तो आप लोग कर रहे हैं, साधु संत समाज से क्या अपेक्षा है, न्यायपालिका का निर्णय क्या आने जा रहा है, क्या आप लोगों की मांग है या क्या कोई दबाव है? देखिए ऐसा है, दबाव बोले, मांग बोले, प्रतीक्षा बोले, सारी बातें मैं कह सकता हूँ आपको। हम राम के वंशज हैं, हम हिंदू बहुत सहिष्णु हैं। ये सभी को ज्ञात है, इस भारत में रहने वाले या जिस पंथ को, जिस धर्म को मानने वाले हैं, सभी के पूर्वज हिंदू थे। किसी भी कारणवश जिनकी आन थी वो शहीद हो गए और जिनको जान प्यारी थी वो कन्वर्ट हो गए। तो आज ये राम की भूमि है। हम न्यायपालिका पर, माननीय न्यायालय पर हमारा ये विश्वास रहा है, हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और ताल कटोरा हमारा ऐलान था संत समिति का कि यदि वो भी नहीं होता है तो हम कटरी हो जाए। देखिए, ढांचा ढाने के लिए हमें किसी की प्रतीक्षा, किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। और मंदिर के लिए माननीय कोर्ट का हम लोग निर्णय मानने को तैयार हैं। निश्चित है ये राम की भूमि है। और बड़ी हास्यास्पद बात मैं एक बताना चाहूँ आपको, रामनवमी की छुट्टी होती है न्यायालय में, राम जन्म उत्सव में छुट्टी होती है और फिर पुनः कोर्ट में आकर कहते हैं राम का अस्तित्व था कि नहीं। ये हास्यास्पद बात, ये आपको निर्णय करना चाहिए। तो राम जन्मभूमि वहीं था, रामलला का जन्म हुआ था, ये मंदिर बनेगा। माननीय कोर्ट निश्चित तौर पे हमारे पक्ष में निर्णय देने वाली है। श्री रामचंद्र जी के दरबार में पूजा इसलिए हम लोगों ने किया कि श्री रामलला के जो बहस चल रहा था उस बहस की पूर्णता हो गई है और न्यायाधीश के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पाले में ये जजमेंट रिजर्व हो गया है। और भगवान से मेरी प्रार्थना है कि प्रभु हम लोगों के पक्ष में जजमेंट आए और भगवान का भव्य मंदिर अयोध्या के पावन भूमि बने और संपूर्ण भारतवर्ष के लोग श्री राम के नारों के साथ जय जय करें। क्योंकि हमारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री, हमारे भारत के प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी निर्लोभी हैं। ऐसे भारत के प्रधानमंत्री को बार बार मैं शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने तन मन धन सब कुछ समर्पित करके देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और भारत की जनता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है। ऐसे भारत रत्न को मैं बार बार शुभकामनाएं देना चाहूंगा। नवजात शिशु और किशोरी सबके देखभाल के लिए बगहा में एक प्रशिक्षण शिविर के आयोजन किया गया। बगहा एक प्रखंड स्थित बाल विकास परियोजना कार्यालय में केयर इंडिया के तत्वावधान में प्रशिक्षु वरीय उप समाहर्ता सह सीडीपीओ अरुण कुमार और केयर इंडिया शैलेश कुमार के द्वारा महिला पर्यवेक्षिका सबके नवजात शिशु, किशोरी और किशोर के समुचित देखभाल के मुद्दा पर 9 अहम जानकारी देल गेल। एहि दौरान सीडीपीओ अरुण कुमार अपना संबोधन में शिशु मृत्यु दर कम करे पर जोर दिलन। वो कहलन कि नवजात शिशु के समय अनुसार देखरेख और बच्चा के समय समय पर वजन करेनाइ बहुत जरूरी है। मेरे पास
बगहा में सीएसपी संचालक के साथ निर्वाचन पदाधिकारी एक बैठक केलन। बगहा प्रखंड के सभागार में सुविधा केंद्र संचालक के साथ अनुमंडल और निर्वाची पदाधिकारी अशरफ अफरोज के द्वारा एक बैठक किया गया, जहाँ में सुविधा केंद्र संचालक सबके निर्देशित किया गया जे वोटर वेरिफिकेशन के कार्य अपना अपना क्षेत्र में बीएलओ से संपर्क को सुनिश्चित करी। बैठक में उपस्थित प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रणव कुमार गिरी बतौले कि सुविधा केंद्र संचालक के निर्देश दिल गए वोटर लिस्ट में सुधार बीएलओ से संपर्क स्थापित कयल जाय, जाहि के लेल मतदाता सब वोटर लिस्ट में कोनो गड़बड़ी अछि तऽ आधार कार्ड या फिर अन्य कोनो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लेल लेल जा सकैत अछि। एससीएस न्यूज के अंक में अखन एतबे। अगला अंक में फिर के और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।